हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं संडे स्पेशल मॉक टेस्ट यानी 100 क्वेश्चंस के साथ एमसीक्यू देखेंगे। पिछले एक सप्ताह में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से डिस्कस किया, उन्हीं में से चुनिंदा प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूंगा 100 एमसीक्यू। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना स्कोर आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा है वो आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे होमवर्क की कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। देखिए 15 मार्च को क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। हिस्ट्री में ब्रिटिश कालीन आयोग, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 56 को देखेंगे, ठीक है। भारत की कृषि पेज नंबर 104 में देखने को मिल जाएगा। ज्योग्राफी में देख लीजिएगा। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में राज्यों का पुनर्गठन और नागरिकता, और पेज नंबर 159 में आपको ये मिलेगा। मैं आपको पॉलिटी में दो टॉपिक्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी ये खत्म हो चुका, फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं दो टॉपिक्स दे रहा हूँ ताकि आप एक बार अच्छे से इसको फिर से रिवाइज कर सकें। बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में मानव रोग चल रहा है। मानव रोग में विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को पढ़ेंगे, और फफूंद यानी कि फंगस के द्वारा होने वाले रोगों को पढ़ लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे काफ़ी अच्छी एक ट्रिक बना के मैंने रखा है, आप उसको देख करके ट्रिक से साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या है, तो इकोनॉमिक्स का आपको पढ़ना है गरीबी तथा बेरोजगारी से संबंधित जो योजनाएं थी, पेज नंबर 132 में आपको देखने को मिलेगा। तो यही रहने वाला है कल का होमवर्क, आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाले विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 2 से 3 सेकंड मिलेगा, उसी में आपको टिक कर लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने पिछले एक सप्ताह में पढ़ रखा है, ठीक है। सही आंसर यहाँ पे होता है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। आज यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेनेशन, कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में डिस्कस नहीं होगा, सिर्फ और क्वेश्चंस और राइट आंसर देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राज्यभाषा स्वीकार किया गया था। बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट सही है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, किस आर्टिकल के तहत? तो 343 के फर्स्ट। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन सी जो का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को जोड़ा गया, आपको पता है, और उसमें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। विद्रोह का स्थान और ब्रिटिश अधिकारी, यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे आंदोलन के दमनकर्ता के रूप में, बताइए। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि दिल्ली में कौन थे, तो निकलसन और हडसन। कानपुर व लखनऊ की बात करें तो हैवलॉक और कैंपवेल। झांसी व ग्वालियर में हुरोज, और इलाहाबाद में कर्नल लीन। यानी कि चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। बताइए कि किसकी स्थापना कब की गई थी, उसके साथ सही तरीके से मैच करना है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी स्थापना 1884, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, इंडियन एसोसिएशन 1876 और कांग्रेस की स्थापना 1885। यानी यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इनको आप अलग अलग करके अच्छे से याद रखिए क्योंकि यहाँ से अक्सर सिंगल करके पूछे जाते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में कब प्रस्तुत किया गया था? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में कब प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर होता है ऑप्शन बी 1905। नेक्स्ट वन है कि 1906 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। जड़ मानवता, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रिटिनिज्म के नाम से जानते हैं, के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह बच्चों में होने वाला रोग है। बिल्कुल सही है। और इस रोग का कारण जो होता है वो थायरॉक्सिन की कमी होती है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? इसका स्राव पराउटू ग्रंथि से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? फ्रेंड्स, आप जितना भी स्कोर करेंगे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डफरिन, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कि इंसुलिन उत्पादित होता है, बताइए कि इंसुलिन जो है कहाँ से उत्पादित होता है? इंसुलिन होता है पेनक्रियाज, जिसको हम लोग हिंदी में अग्नाशय के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में पेनक्रियाज कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये दीर्घ अस्थि में बनता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख जो है ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देखा था 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया? राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। तो 343 से 351 तक। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सिंधी भाषा को कह सकते हैं यहाँ पे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जानते हैं? तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? यह अधिकार चुनाव आयोग को होता है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव जो है वो किस वर्ष किए गए थे? और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1951-52 में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है या फिर कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42%, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन की भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन थे? तो यहाँ पे मेरा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है, और इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया भी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सही सुमेलित है तो अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। अब ये गलत है तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, विक्रमशिला मठ बिहार होना चाहिए। हेमकुंड गुरुद्वारा जो कह सकते हैं ये उत्तराखंड में स्थित है, ये पॉइंट भी गलत है। और उदयगिरी गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में ना होकर के यहाँ पे ये एमपी में होना चाहिए था। तो इन तीनों को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य मंदिर स्थित है। बताइए, सूर्य मंदिर जो है वो स्थित है, तो सूर्य मंदिर हम कह सकते हैं कि ये कोणार्क, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, कोणार्क। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मई 1939 में। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो पवनार किस राज्य में स्थित है? पवनार का संबंध किस राज्य से है बताइए? तो राइट आंसर यहाँ पे होता है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, गांधी जी द्वारा चलाए गए पवनार व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय सत्याग्रही कौन थे। तो देखिए, प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को जानते हैं, दूसरे के रूप में जवाहरलाल नेहरू और तीसरे के रूप में ब्रह्मदत्त को जाना जाता है। तो इन तीनों को भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है? दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में भी कहा गया किसे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए और बताइए।
तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ने के बाद अगर हम देखें तो क्या होगा, पहला पॉइंट्स कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति 9 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। क्या ये सही है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया और 9 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल और केवल 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट वन कि 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया? अलग अलग नेताओं को अलग अलग जेलों में रखा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अल्मोड़ा जेल में। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने कब वे आउट नामक पैम्पलेट्स जारी किया? वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया गया था कब? तो 1944 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहीद आजम के नाम से मौलाना अबुल कलाम को जाना जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। कौन सा कथन सही होगा बताइए। देखिए पहला पॉइंट से कि शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, इसलिए पहला पॉइंट तो गलत है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ये सही है, यानी करेक्ट आंसर होगा केवल और केवल 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। सी करेक्ट आंसर है। जो जिला दर्रा जोड़ता है, जो जिला दर्रा जोड़ता है, जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ए विल बी करेक्ट आंसर। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। मुख से स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? बताइए कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा तंत्रिका, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। किसके आभारी है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कह सकते हैं कि हरिहर एवं बुका ने किया था, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो यार वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चीन के मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा संघाई। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 में। और उस वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। दूसरी बार कब लगा था? दूसरी बार 1971 और उस वक्त बीबी गिरी थे, ध्यान रखेंगे। और थर्ड टाइम जो है फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है इसकी रचना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? दो ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? तो बैरन एवं नरकुंडम द्वीप, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रकाश विकिरण की प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया भी था। तो सही आंसर है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन करती थी? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है पैट्रियाट। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 में किसके द्वारा की गई थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, याद रखिएगा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 में भीमराव अंबेडकर ने की थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है?
भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जानते हैं? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो 1909 का पार्लियामेंटो जो सुधार अधिनियम था, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 1909। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखेंगे 7 सिस्टर के हिस्सा के रूप में यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की देश की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है? तो मैदान का विस्तार है, यहाँ पे सही आंसर होगा 43%, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए कि कौन सा कथन सही होगा, किसे टिक करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही। ज्वालामुखी विशाल चट्टानों का बना हुआ है, बिल्कुल सही, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि विल्सन पॉइंट निम्नलिखित में से किसका उच्चतम बिंदु है? विल्सन पॉइंट जो किसका उच्चतम बिंदु है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है, तो सही आंसर होगा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की किसी राज्य में समानतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन हमारे आपातकाल जो है बात की गई है, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल, उसमें राष्ट्रपति शासन के संबंध में 356 के बारे में बात कही गई है, आर्टिकल 356, और ये राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? अन्य निर्वाचन आयोग की जो पदावधि होती है वो कह सकते हैं कि 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। नेक्स्ट वन है कि दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून, और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। भारत के महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा पद धारण करते हैं, कह सकते हैं, और ये अनुच्छेद 76 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? राष्ट्रीय आय का योगदान सबसे कम है जो किसका है? तो प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का, सबसे अधिक तृतीयक क्षेत्र का। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? तो 2001 से प्रभावी हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, तापीय ऊर्जा, ठीक है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है जर्मेनियम, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन की हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा एडवर्ड टेलर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है, एडवर्ड टेलर। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो इसको हम लोग बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है, बहुलीकरण कहा जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं, सी विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उत्कृष्ट गैसों के बातम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन पर पूछ देता हूँ, उत्कृष्ट गैसों के बातम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? कमेंट्स करके बताइएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो उत्कृष्ट गैस नहीं है। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? और वो है कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन की दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है।
दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। कूलॉम का नियम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित पदों पर विचार करें, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़कर बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है कि माइकोप्लाज्म सबसे छोटी जीव है, बिल्कुल सही है। और ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दोनों के दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें विकसित होती हैं किससे? तो मूलांकुर से विकसित होती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, इसका नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे इसका नाम था अनुशीलन समिति, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बताइए कौन सा मिलान सही नहीं है। डेट के साथ आपको याद रखना, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो सही नहीं है वो है साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 फरवरी होगा, ठीक है, 3 फरवरी 1928। क्लियर? बाकी को याद रखिएगा। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? वंदे मातरम जो है वो किस राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? तो स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी करेक्ट है। जब 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया, उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे? उस वक्त भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड लिनलिथगो थे, क्योंकि इनका शासनकाल 1936 से लेकर के 1943 तक था। सतलज नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सतलज नदी के संबंध में देखिए, यह तिब्बत के मानसरोवर के समीप राकस ताल से निकलती है, बिल्कुल सही है। और यह सिंधु के सहायक नदी में से एक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन सही होने की वजह से ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। सिंधु नदी की कौन सहायक नदी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो बताइए चारों में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो चिनाब, रावी, व्यास, ये तीनों के तीनों हैं। यहाँ पे हम बेतवा को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। बेतवा जो है कह सकते हैं यमुना की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा के शोक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे सही होगा महानदी, ठीक है। महानदी को उड़ीसा के शोक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? और सही आंसर होगा संक्रमण के विरुद्ध, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? क्या होगा सही आंसर? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कह सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे कुसेरकु रज्जु में, ठीक है, ऑप्शन सी। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ध्यान रखेंगे तारों के टिमटिमाने का कारण होता है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन ए सही होगा। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे जो भी कथन दिए गए बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। बाकी को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुमेलित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सांप्रदायिक पंचाट या फिर सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करें तो ये 1932 होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे जो कि सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दी गई है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। खो खो में खिलाड़ियों की एक टीम में कितने सदस्य होते हैं या फिर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है 9 होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन की भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? कल की वीडियो में ही मैं आपको बताया था अनिल कुंबले का
जो कि उपनाम के नाम से जानते हैं, जंबो के नाम से जानते हैं, ठीक है, जंबो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वर्ष 1853 में लॉर्ड वेलेस्ली ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? तो टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी सबसे पहले जो कलकत्ता और आगरा के बीच, ऑप्शन डी करेक्ट है। एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। ये क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछा जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कथक कहाँ का नृत्य शैली है? कथक जो वो कहाँ का नृत्य शैली है? कथक उत्तरी भारत का नृत्य शैली है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लीलावती पुस्तक संबंधित है, लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे? गणित से संबंधित है, ए करेक्ट होगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु, या फिर कह सकते हैं सिखों के 10वें गुरु। किस स्थान पर शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा किया गया? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट है। किस पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का हाल ही में अमित शाह ने विमोचन किया? तो कर्मयोद्धा ग्रंथ का हाल ही में अमित शाह ने विमोचन किया, सही आंसर हो जाएगा किस पर आधारित है? तो नरेंद्र मोदी पर आधारित है, ऑप्शन डी करेक्ट है। जो कुटपोई त्यौहार जो है किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है? जो कुटपोई त्यौहार, तो ये प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं कि मिजोरम के सरकार के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कुटपोई त्यौहार। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। क्यूज का क्वेश्चन ये है कि स्वप्नवास वार्ता के लेखक कौन है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। एक छोटा सा अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। बीपीएससी करंट अफेयर्स आपको डेली अभ्यास कराया जा रहा है, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में, मंडे टू सैटरडे लेकर ये होता है शाम को 7 बजे। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, रोजाना 7 बजे आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, शशि शरण सर और अभिमन्यु सर के साथ, ठीक है। और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिटेल में इसका सोल्यूशन कराया जाएगा 7:30 बजे, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। बताऊंगा कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन किस तरह से आपको लेना है। कुछ भी नहीं करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आपको वहां से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपना गोल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको रेफरल कोड एक यूज़ करना पड़ेगा और आप हमारा रेफरल कोड निरंजन 10 यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस प्लस कोर्स का फीचर्स क्या है। तो देखिए, प्लस कोर्स में आपको कई सारी चीज़ें जो कि बेनिफिट्स मिलती हैं, जो कि आपको फ्री प्लान में नहीं मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इंस्टेंट वहाँ पे अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि बाद में आप रिवीजन भी कर सकें। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को यूज़ करें और आप हमारे रेफरल कोड निरंजन 10 का यूज़ करें, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।